गुड इवनिंग। थोड़ा जोश में आया, अभी सोए हुए ऐसा ही लग रहा है। कैन वी ट्राई वंस अगेन? गुड इवनिंग। थोड़ा सिटी कॉम्प्लेक्स हिल जाना चाहिए, है ना? इसकी इंटेंसिटी में कुछ इश्यू हो रहा है। थोड़ा दिन चला तो फिर यहाँ वो IFP लगा देंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा। वो जो इनिशियल लेवल पर मैं क्लास लेता था, रेडोस वाली अटेंड की, वो बड़ा सा टीवी, ठीक है ना? चल, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेव नेचर, एंड दैट वेव नेचर वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट नेमली जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, माय मिस्टेक, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, स्कॉटिश साइंटिस्ट है। इन द ईयर ऑफ 1870 उन्होंने ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे थे वो प्रपोज किया था, और वो इतनी बड़ी इमेज माने जाते थे कि आप ये समझ लीजिए कि वो 19th सेंचुरी में उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? वो इतनी बड़ी इमेज हुआ करते थे, ठीक है? तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइट का नेचर जो एक्चुअली न्यूटन के ज़माने से उन लोगों ने, उन कंटेम्पररी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि वो कॉर्पस्कल के फॉर्म में होता है, माने पार्टिकल नेचर के फॉर्म में होता है। और रिवोल्यूशनरी उसने ये बताया था कि नहीं भाई, ये किस फॉर्म में होता है, ये रेडिएशन जो होती है, लाइट जो होती है, वो वेव फॉर्म में होती है। वो बताने वाला, वो डिक्लेयर करने वाला, घोषणा करने वाला जो बंदा था, वो क्या था, वो कौन था? इनफैक्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ही इज द बिगेस्ट एवर नेम हैपेंड इन द सेंचुरी, यू कैन से, इन द फिजिक्स आप कह सकते हैं, ठीक है ना? हम जो कुछ भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं, इट इज कंसिडर्ड अंडर अ जनरल साइंस, ठीक है ना? या तो आप ये भी बहुत ऑनेस्टली कह सकते हैं कि वो फिजिक्स ही है। हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ज्यादा क्या है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन उसमें फिजिक्स है, ठीक है? तो आप देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट इस चैप्टर में आते जाएंगे, वो केमिस्ट शायद ही कभी कोई होगा, ठीक है ना? पीरियोडिक टेबल आप जब पढ़ेंगे ना, उस टाइम पर कुछ कुछ आपको केमिस्ट मिलेंगे। जैसे सबसे पहले केमिस्ट जो मिलेगा वो आपको मेंडेलीव मिलेगा, तब तक सारे दबा कर क्या है, फिजिसिस्ट ही है, ठीक है? तो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, ये स्कॉटिश साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले एक्सप्रेस किया था। ओके, चल तो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? चलो, वेव नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। Wave nature, a wave motion is a means of transferring energy from one point to another point without any actual transportation of matter between these two points. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वेव तो ट्रांसफर होगी, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होगी। सो दिस इज द बेस्ट वे, ठीक है ना? विविध भारती रेडियो स्टेशन ले लो, या तो आप 94.3 माय FM ले लो, ठीक है ना? उस रेडियो स्टेशन पर बैठकर अगर अरिजीत सिंह गा रहा है तो उसकी आवाज यहाँ तक सुनाई देगी कि तुम ही हो, ठीक है ना? लेकिन अरिजीत सिंह ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वर्चुअली हो जाए वो अलग बात है, ठीक है ना? चलो, क्या हो रहा है? चलो इसमें ही रख के पढ़ ले, दिखाई तो दे रहा होगा, ठीक है ना? चलो, when we throw a piece of stone on the surface of water in a pond, we observe circles of ever increasing radius till they strike the wall of the pond. हम एक पत्थर डालेंगे तो उसमें से
रिपल्स क्रिएट होती रहती है और ये रिपल्स आगे बढ़ती रहेगी कब तक? ऑफ कोर्स पहले तो ये समझ लो कि उसकी रेडियस बढ़ती रहेगी, ठीक है ना। वो आगे बढ़ते कहाँ रुकेगी? जब वो पॉन्ड या तो तालाब वॉटेवर है कहीं उसकी तो वॉल होगी, वहां पर जाकर के उसका एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो, when we put a piece of cord, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट समझना। when a piece of cord on the surface of this water we observe that the cord moves up and down, वो ऊपर नीचे होगा लेकिन वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा, माने वेव्स आगे बढ़ेंगे लेकिन मैटर जो है कॉर्ड वो कहाँ रहेगी? वहीं पर ऑसिलेट होती रहेगी, वो आगे बढ़ती नहीं है। ये फर्स्ट सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन है कि मैटर आगे नहीं बढ़ेगी, वेव के फॉर्म में एनर्जी जरूर आगे बढ़ेगी, ठीक है। चलो, but the piece does not travel along with the waves. The water waves carries the energy, but there is no transfer of matter. ठीक है, चल आगे। Thus in a wave motion, the wave motion disturbance travels through the medium, but the medium does not travel along with the disturbance. और ये जो वेव की डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम को पहले तो समझ ले कि ये जो लाइन है ना, इसे मीन लाइन या तो बेस लाइन कहते हैं। अलोंग विद दैट वेव ट्रेवल्स, ठीक है। दूसरी बात, ये जो है बेस लाइन से यहाँ ये जितने भी डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस वर्टिकली ट्रैवल बाय दैट वेव। यहां से आगे बढ़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन वर्टिकली ट्रैवल, ये जो टॉप डिस्टेंस होता है, ये टॉप डिस्टेंस, और यहाँ पर ये बॉटम मोस्ट डिस्टेंस जो होता है, ये जो पिक होती है, इस पिक को क्रेस्ट कहते हैं और वैली को ट्रफ कहते हैं। द डिस्टेंस ऑफ क्रेस्ट फ्रॉम द मिड लाइन या तो बेस लाइन को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। सेम यू कैन डिफाइन ओवर हियर ऑल्सो, कि पिक की वैली, पिक के ऊपर डिफाइन है तो वैली के ऊपर भी डिफाइन है। वैली के अंदर जो बॉटम मोस्ट डीपेस्ट डिस्टेंस इन वैली, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट? एम्पलीट्यूड। सही समझ में आ गया? क्लियर है? अब वेवलेंथ पर आओ। तो वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट और टू ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। नाउ फॉर दैट मैटर आप डिस्टेंस कहीं से भी ले सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू वेव्स माने टू वेव साइकिल्स कह सकते हैं आप, एंड सेम फेज विल बी कंसिडर्ड एज वेवलेंथ। अब ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। डिस्टेंस कहां से लेना है? पॉइंट शुड बी ऑन द सेम फेज। यहां से यहां तक का पकड़ के भी आप चल सकते हैं, यहां से यहां तक का, लेकिन ध्यान रखिए इतना डिस्टेंस कहां होना चाहिए? यहां नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक साइकिल कंप्लीट नहीं करता है। दूसरा, यहां भी नहीं चलेगा। अब क्यों नहीं चलेगा समझ लेना। यहां चलेगा लेकिन यहां नहीं चलेगा। अब यहां क्यों चलेगा वो मैं आपको समझाता हूं। ये राइजिंग फेज है, तो यहां भी राइजिंग फेज पर सेम डिस्टेंस से आप यहां का डिस्टेंस ले सकते हैं। आप सोचेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये भी तो सेम है, लेकिन ये चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फॉलिंग फेज है। तो यहां अगर राइजिंग फेज, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए? राइजिंग फेज। आपको फॉलिंग फेज में इंटरेस्ट है वो ले लो, तो यहां फॉलिंग फेज, तो यहां पर भी फॉलिंग फेज ही होना चाहिए। ये डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ये डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है। कुल मिलाकर 4-5 टर्मिनोलॉजीज हमें डिस्कस करनी है और उसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने। बस आज की क्लास 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगी एज यूजुअल, ठीक है ना। चल, तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गई है, क्लियर है? उसमें कुछ करना नहीं है। The distance between two successive points on the wave which are in the same phase. अब सेम फेज का मतलब क्या है? कि आप एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद मान लो कि मैंने इतना ऊपर लिया है, तो वहां जाकर भी मुझे इतना ही ऊपर लेना है। और दूसरा है कि राइजिंग पर सिलेक्ट किया है, तो दूसरे साइकिल में भी कहां सिलेक्ट करना है? राइजिंग पर ही सिलेक्ट करना है। कंसेप्ट क्लियर? ओके, चलो। તમારું નામ લખીને આગળ જવા દેજો. Okay. So bear with this. I don't know what is going on today. Same phase implies not only that the displacement of the point from the mean position should be same. सिर्फ displacement same नहीं होना चाहिए. जैसे ये लिया इतना
तो इतना कहीं पर भी नहीं चलेगा। कंसेक्यूटिव में अगर आपने यहां पर राइजिंग लिया है तो कंसेक्यूटिव में वो भी राइजिंग ही होना चाहिए, और फॉलिंग पर लिया है तो फॉलिंग ही होना चाहिए। क्लियर है? चलो, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ ऑफ द वेव और द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सिमिलर नेबरिंग पॉइंट। सिमिलर का मतलब अब समझ में आ गया होगा। वर्टिकल डिस्टेंस सेम, एंड इफ इट इज राइजिंग तो राइजिंग ही, फॉलिंग तो फॉलिंग ही। इतनी झंझट में क्यों पड़ना, इससे तो बेस्ट है कि 2 क्रैश ले लो, 2 ट्रफ ले लो, खत्म। ठीक है? चलो, अब ये देख लो। टू क्रेस्ट, टू ट्रफ। ओके, अब कुछ डेफिनेशन। एक तो होगी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या है? तो टाइम लगे उसे टाइम पीरियड कहते हैं, सीधी सी बात है। तो एक साइकिल खत्म होने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। एक साइकिल खत्म होने में जितना टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड कहेंगे। यानी क्या कि एक वेवलेंथ पास होने में जितना टाइम लगेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। और उससे बिल्कुल उल्टा होगा, वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या है बताओ? फ्रीक्वेंसी इससे बिल्कुल उल्टा कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल पास होती है, माने 1 सेकंड में कितने वेवलेंथ पास होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है? अब इसको रिलेशन किसके साथ है? इसका रिलेशनशिप है वेलोसिटी के साथ। वेलोसिटी की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है? अब सभी रेडिएशन का वेलोसिटी सेम है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सो c इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस ट्रैवल किस फॉर्म में होता है बताओ? वेवलेंथ के फॉर्म में होता है। तो c इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्बडा अपॉन टी। बोलो, समझ में आ गया? लैम्बडा अपॉन टी हो जाएगा। चलो, तो ये सिंप्लीफाई कर ले। लैम्बडा अपॉन टी जो है उसको 1 अपॉन टी अगर मैं कर दूं तो वो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो न्यू कहते हैं उसे, न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? c अपॉन लैम्बडा। बोलो, क्लियर है? समझ में आ गई बात? अदरवाइज c इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू न्यू। ठीक है? तो इसके बेसिस पर थोड़े शॉर्ट अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस जो बोनस टाइप मार्क्स देने के लिए पूछे जाते हैं कि भाई दिल को खुश कर दे कि हाँ चलो इसके तो 4 मार्क आएंगे ही हैं। ठीक है ना? चलो, वेव नंबर ये एक बहुत ही फेमस क्वांटिटी है, स्पेशली फॉर साइंटिफिक कम्युनिटी। हमारे लिए एज अ स्टूडेंट इतनी फेमस नहीं है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी वालों को, साइंस जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और रिसर्च करते हैं, उनके लिए वेव लेंथ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वांटिटी है वो क्या है? वेव नंबर। एंड दैट इज व्हाट? दैट इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। दैट इज इनवर्स ऑफ वेव लेंथ। क्लियर? इनवर्स ऑफ वेवलेंथ को क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। माने क्या कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या है? 2 क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, या तो 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। तो वेव नंबर क्या है? यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ आ जाती है, यूनिट लेंथ पकड़ लो, उसमें कितनी वेवलेंथ आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वेव नंबर कहा जाता है। क्लियर है? अब एम्पलीट्यूड, मिड लाइन जो है उससे हाइट ऑफ क्रेस्ट या तो डेप्थ ऑफ ट्रफ इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यहां तक पिक्चर क्लियर है सब लोगों को? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर। लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव विच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसा एक्सप्लेन किसने किया था? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उसने ये बताया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल होगा, वो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो कुछ नहीं करेगा। चार्ज पार्टिकल अगर
कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर वो एक्सिलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में रेडिएशन एमिट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ ऑसिलेट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नॉट ओनली दैट they oscillate perpendicular to the travel of propagation also। अगर ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है रेडिएशन, तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से भी परपेंडिकुलर होगा। नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से भी परपेंडिकुलर होगा। इसको अगर समझना है तो बेस्ट वे ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक ओवरऑल रेडिएशन जेड एक्सिस पर ट्रैवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर ऑसिलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस पर ऑसिलेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए और दोनों जेड एक्सिस से तो परपेंडिकुलर है ही। चेक करो, पूरी कहानी क्लियर हुई सब लोगों को? आ गई बात क्लियर एकदम? तो वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑल्सो। ठीक है? एंड दिस इज हाउ दे ट्रैवल इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ वेव्स। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि दे आर नॉट सिमिलर विद द वेव्स क्रिएटेड ऑन वाटर, they are not similar to the waves created with sound in terms of medium. They don't require any medium to travel. They don't require any medium to travel. वो अपने आप ही ट्रैवल करते हैं, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं। अगर मेरे और आपके बीच में वैक्यूम हो तो मैं बोलूंगा जरूर, लेकिन आपको सुना ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड वेव्स के लिए वो जरूरी है मीडियम। लेकिन अगर मीडियम लाइट के लिए भी जरूरी होता तो सन से यहां तक लाइट ही नहीं आती, क्योंकि बीच में बहुत वैक्यूम है। सही है कि नहीं? ठीक है ना? अब लाइट में बहुत सारे वेव्स है, बहुत सारे वेव्स माने क्या? बहुत सारे डिफरेंट वेवलेंथ वाले या तो फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? उसमें से कुछ ही रेंज के वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन हम देख पाते हैं। जैसे कि 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम तक की जो वैल्यू है, उतनी ही हमारी आंख एक्सपीरियंस कर पाती है। इतनी रेंज को विजिबल रेंज कहते हैं। दिस मच रेंज इज कॉल्ड व्हाट? विजिबल। इससे बहुत छोटी वाली वेवलेंथ भी होती है, इससे बहुत बड़ी वाली वेवलेंथ भी होती है। क्लियर है? जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। तो सबसे छोटी वेवलेंथ चालू कहां से होती है? सबसे छोटी वेवलेंथ चालू होती है गामा रेज से। उससे फिर वेवलेंथ बढ़ते बढ़ते फिर आती है एक्सरे, फिर आती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसके बाद आता है विजिबल रीजन, उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में भी दो पार्ट आते हैं, सिंपल इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स और उसके बाद आती है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में भी दो आती है, एक रेडियो वेव्स एंड दूसरी होती है फार रेडियो वेव्स। तो चालू कहां से हुआ? गामा रेज से लेकर फार रेडियो वेव्स, अथवा आपने वो कह दिया कि सिंपली रेडियो वेव्स तक। बोलो क्लियर है? उसमें से हमारी जिंदगी कितनी है? बहुत छोटी, जिसे हम क्या कहते हैं? विजिबल। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो विजिबल है। इसका यही आंसर है। विजिबल रीजन में हम क्या देख पाते हैं? जो देख पाते हैं वो विजिबल है। अब देखना कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां तक सब लोगों को क्लियर है? और ये सारी जो रेडिएशन है, सारी रेडिएशन की बाय डिफॉल्ट वेलोसिटी एक्सेप्टेड है। कितनी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ओके, चलो आगे बढ़ेंगे।
तो ये एक अद्भुत डायग्राम है, आप समझ सकते हैं। मान लो कि ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। मैंने ये बताया था कि z एक्सिस पर ट्रैवल करेगा, यहाँ डायग्राम में x एक्सिस पर वो ट्रैवल कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ब्लू है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, वो रेड है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस पर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, z एक्सिस पर है, एंड दे ट्रैवल ऑन x एक्सिस। तो y एक्सिस एंड z एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर एंड दे ट्रैवल ऑन x एक्सिस। दिस बोथ एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू x एक्सिस आल्सो। बोलो, आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, तो फर्स्ट वन पहली बात, एक काम करो, फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो एंड यू विल हैव टू बी केयरफुल કે આ પેજ અહીંથી અહીંયા આવીને જ્યાં પૂરો થાય છે એ જ જગ્યાએ આ અહીંથી આવીને અહીંયા પૂરો થવો જોઈએ। तो दैट इज द कंडीशन। ये अगर ऊपर से नीचे यहाँ जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ फैलेगा, उतना जितना ये ऊपर जाना चाहिए उतना ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आकर के क्लोज होगा। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स फाइन। विच इज एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू कि वो ड्रॉ कर लो। ठीक है ना? चलो, तो इसका क्या सॉल्यूशन है वो मेरी खुद भी समझ में नहीं आ रहा है राइट नाउ। Quiet please.
मेमोरी बेस्ड क्लास है आज का। चलो बस propagation of wave. आज these two are the symbols you might have come across up till now in your physics subject. Units and dimensions वालों MLT वालों जो चैप्टर है तो तेरी अंदर आ भी गया है कि electric field is shown with E vector and magnetic field is shown with B vector. Okay. Quiet please. Don't decorate much, हाँ. ખાલી તમને સમજ પડે એવું તમારે બનાવવાનું છે. પછી તમને એમ થાય કે આના પર તમને કોઈ એવોર્ડ મળશે તે તો મેક્સવેલ ને મળેલો તે મળી ગયો છે. ઠીક છે ને આપણે તો we always study history. થોડું વિચારજો આ સેન્ટેન્સ પર. We always study what? History. So this is also history. We don't create. Okay? I think we should move. Okay, done now. I think in this meanwhile you have tried yourself, right? Okay, so this is the lowest wavelength region, gamma rays. તમે જોઈ શકશો કે waves બહુ એકબીજાની close છે, that shows that wavelength is small. Gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible, infrared, microwaves, quiet please. Microwaves and radio waves. लेफ्ट टू राइट आएंगे तो आप समझ सकते, सॉरी राइट टू लेफ्ट आएंगे तो वेवलेंथ धीरे 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 बढ़ रही है, चेक करो, एंड दैट इज एक्चुअली द इंडिकेशन. ओके,
Arrangement of various types of electromagnetic radiations in order of their increasing or decreasing wavelength or frequency is known as electromagnetic spectrum. So this is actually what electromagnetic spectrum. Now we'll discuss about spectrum. तो स्पेक्ट्रम कितनी तरह के होते हैं? तो स्पेक्ट्रम में आपको बताऊं दो तरह के होते हैं, एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा जो होता है डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम होता है। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम है, उसे कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। एक को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरे को क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है और लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। अब इसमें क्या बड़ी बात कर ली, ऐसा भी लगता है, ठीक है ना? तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस होता है और नॉन कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है ना? पहले तो ये फंडामेंटल चीज दिमाग में क्लियर कर लो। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा रेनबो। तो उसमें होता क्या है? विब्ग्योर होता है, वायोलेट, इंडिगो एंड सो ऑन, ठीक है ना? अब वायोलेट खत्म, रेनबो दिख रहा है आपको? विजुअलाइज करो। अब मैं जब पॉज लेता हूं तब आपका दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए। रेनबो दिख रहा है, वायोलेट खत्म हो गया, चेक करो वायोलेट। फिर उसके बाद थोड़ी स्पेस है, खाली जगह है, उसके बाद इंडिगो चालू होगा, फिर उसके बाद थोड़ी खाली जगह है, फिर ब्लू चालू होगा। ऐसा नहीं होता है। वायोलेट और इंडिगो एक दूसरे में मर्ज्ड होते हैं। अब समझ में आ रहा है कि मैं बोला कि कंटिन्यूअस, अब समझ में आएगा कि वायोलेट एंड इंडिगो दोनों ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि वायोलेट खत्म हो गया, एक डिस्टिंक्ट लाइन क्रिएट होगी, बस तेरा काम खत्म, अब इंडिगो मैं चालू होता हूं, तेरा काम खत्म, अब ब्लू बोलेगा मैं चालू। ऐसा नहीं है। वायलेट के साथ इंडिगो मर्ज्ड है, उसके साथ ब्लू मर्ज्ड है एंड सो ऑन। ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया। अब जब भी कभी आप लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे ना, तो होगा क्या कि एक पर्टिकुलर कलर की लाइन या तो डार्क लाइन खत्म होगी, उसके बाद दूसरी चालू होगी। ये दिमाग में बैठ रहा है सब लोगों को? तो पहले तो मैं वर्बली आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं कि दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं और डिफरेंस क्या है। एक कंटिन्यूअस, व्हाइट लाइट को प्रिज्म या तो ग्रेटिंग में से पास कर दो तो आपको जो मिलेगा वो क्या होगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होगा। लेकिन व्हाइट लाइट को किसी सब्जेक्ट या तो कोई सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस में से फील कराकर पास करो तो फिर आपको जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। वो क्या होगा वो अभी छोड़ दो। सेकंड केस में लाइट एवी છે કે જે લાઇટ ને તમે કોઈ સબસ્ટન્સ માંથી પાસ કરો છો, ઠીક છે? ડિટેલમાં આપણે જોઈએ। પહેલા આટલી સમજણ પડી જવી જોઈએ શું કે કન્ટિન્યુઅસ હોવું એટલે શું અને નહીં હોવું એટલે શું। ક્લિયર છે? એવા કેટલા છે કે જેને ગુજરાતી બિલકુલ આવડતું જ નથી, ગુજરાતી બિલકુલ નહીં ફાવતા है। ओके, तो एक प्लस पॉइंट होगा कि आपको गुजराती भी थोड़ा थोड़ा फावने लगेगा, आवड़ने लगेगा, है ना? गुजराती में आयुष के भाई। ओके, तो व्हाट वी विल डिस्कस नाउ, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। या तो डिस्क्रीट के लिए दूसरा जो वर्ड है उसे हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम का एक तीसरा भी नाम है, याद रखेंगे, उसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो पहले फंडामेंटल चीजें पढ़ेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है? આ ક્વેશ્ચન રવા દઈએ તારી પાસે, તને તારો જવાબ આમાંથી મળશે। वो ऑफिस में देख लो ना आप एक बार। वेन अ प्रिज्म और ग्रेटिंग क्या होती है वो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, शायद इसमें पता नहीं कितना चल पाए लेकिन होपफुली चलेगा। Light of different wavelength, dispersive light coming from a source are deviated through a different angles and get separated। सबसे पहले तो समझ लो कि प्रिज्म का काम क्या है।
या तो ग्रेटिंग एक वर्ड है यहाँ पर, उसका काम क्या है, आप प्रिज्म को जितने भी डिफरेंट टाइप के वेव्स दोगे ना, प्रिज्म क्या करेगा पता है, प्रिज्म ये सारे वेव्स को अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी अलग कर देगा। मान लो कि आपने दो वेवलेंथ वाली लाइट का बना हुआ एक रेडिएशन, दो वेवलेंथ वाले वेव्स का एक रेडिएशन प्रिज्म में एंटर किया, प्रिज्म यही समझता है कि ये एक नहीं है, दो अलग ही है, तो वो दोनों को अलग कर देगा। ये दोनों कहां टकराएंगे, या तो वो सिंपल पर्दे पर टकराएंगे या तो वो फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक करेंगे, जिंक सल्फाइड से बनी हुई, और वहां स्ट्राइक करेंगे तो वहां सिंटिलेशन या तो एक लाइन क्रिएट करेंगे। सिंटिलेशन क्रिएट हुआ था कहां पर, रुदरफोर्ड, याद करो, रुदरफोर्ड वाला मैंने वीडियो दिखाया था, वहां पर येलो कलर के डार्क स्पॉट्स बनते जाते हैं जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है, याद करो, याद आ रहा है। तो होगा क्या कि यहां पर प्रिज्म का भी यही काम है और ग्रेटिंग का भी यही काम है। वो क्या करता है, इसके अंदर आने वाले रेडिएशन में जितने भी डिफरेंट वेव्स है उन सबको क्या कर लेगा, वो सेपरेट कर देगा। ठीक है, चलो, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डिस्पर्सन एंड सच अ डिस्पर्स्ड लाइट मे बी रिसीव्ड on photographic plate or normal monitor and we get a band of different lights or different color, and that band is called what, that band is called spectrum. Okay, chalo, a collection of dispersed light giving its wavelength composition is called a spectrum. ठीक है, चलो, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। अब दो तरह के स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन फिनोमिना से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम, और अब्जॉर्प्शन फिनोमिना से हमें जो मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये तो क्या बड़ी बात हुई, जो नाम है अपने आप से इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। आपके पास एक सैंपल है, उस सैंपल को आप थर्मल एनर्जी दे सकते हैं या तो हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं। अब उसको ये थर्मल एनर्जी मिलेगी या तो हाई लेवल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, तो उसमें बैठे हुए इलेक्ट्रॉन, स्पेशली आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये एनर्जी गेन करके एक्साइट हो जाएंगे, और जिस ऑर्बिट में एक्चुअली राइट नाउ बैठे हैं वो वहां पर नहीं रहेंगे, उससे हायर लेवल की ऑर्बिट में चले जाएंगे। आपको इतना पता होगा कि 9-10 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर है जो कॉर्पोरेट में भी पढ़ चुके हैं ये चैप्टर, लेकिन जो नहीं भी पढ़े उन लोगों तो ये तो पता होगा कि एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में है, डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट ऑर्बिटल्स भी है। इन सबको क्वांटम मैकेनिकल लेवल पर इन सबको एनर्जी लेवल्स कहते हैं, कि एक एनर्जी लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड सो ऑन। क्लियर है? तो एटम की आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हम जो थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, हम जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी गेन करके वो जहां बैठा है वहां नहीं रहेगा, वहां से कहां चला जाएगा, जंप करके ऊपर की ऑर्बिट में चला जाएगा, ऊपर के एनर्जी लेवल में चला जाएगा। अब ध्यान से समझना, ये एनर्जी उसको कहां से मिली है, अपनी मेहनत से कमाई हुई एनर्जी नहीं है, ये उसको बाहर से फ्री में मिली है, और जो चीज फ्री में मिलती है वो जल्दी खर्च हो जाती है। अब मैंने मेहनत से कमाए हुए पैसे हो गए तो डेफिनेटली आई वैल्यू दैट मनी, लेकिन अगर किसी ने ऐसा ही मुझे 5 करोड़ रुपए दान कर दिए तो क्या होगा, विद इन सम पीरियड ऑफ टाइम खत्म। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत नहीं है उसमें, मुझे गिफ्ट में मिले। बोलो, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? तो क्या होगा, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, कहां से, हमने जो एक्सटर्नल सोर्स उसको प्रोवाइड किया, कौन सा, थर्मल एनर्जी वाला या तो हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, याद करो वो 10,000 वोल्ट का करंट, वो भी बहुत हाई एनर्जी है, याद आ गया?
याद करो वो ग्रीनिश ग्लो बीच में दिख रहा था ना, वो ऐसे ही दिखता है। तो क्या होगा, वो ऊपर चला गया, एक्साइट होकर के ऊपर चला गया। अब वहां पर वो लंबे समय तक रुक नहीं सकता, तो वो वहां से नीचे उतरेगा, अपनी ओरिजिनल ऑर्बिट में रिटर्न आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, एंड दिस एमिटेड एनर्जी इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन। वो क्या होगा, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा, और ये रेडिएशन हम प्रिज्म में से पास करेंगे। एमिट होने वाला जो रेडिएशन है उसे हम प्रिज्म में से पास करेंगे। उस रेडिएशन में एक साथ बहुत सारे वेव्स हो सकते हैं। प्रिज्म क्या करेगा बताओ, प्रिज्म ये सारे वेव्स को सेपरेट करेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक होगा, तो वहां पर आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट लाइंस मिलेगी, और वो लाइंस का पर्टिकुलर कलर होगा। लेकिन ये दो लाइंस के बीच में क्या होगा, डार्क स्पेस होगी। ऐसा नहीं है कि उसमें विबग्योर में वायलेट खत्म हुआ उसके साथ इंडिगो चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या होगा, दोनों की वेवलेंथ, मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, मान लो कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मेरे साथ न्यूक्लियस के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले आधे घंटे से यस सर क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन वो बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं, उसकी अपनी एनर्जी है, हम यहां आकर बैठे तो पढ़ते जा रहे हैं। अचानक से क्या होता है, अचानक से पीछे से माने बाहर से, इनका मतलब ये हुआ पीछे से। क्लास कहां खत्म होती है, लास्ट ऑर्बिट पर क्लास खत्म होती है, और उसके पीछे से माने बाहर से उसको कुछ एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है। मान लो कि मस्त वाला अरिजीत सिंह का सॉन्ग चालू हो जाता है कि सावन आया है, ठीक है ना, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है, ठीक है, यहां से जो बरस रहा है वो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होगा बताएं, तो वो गाना जैसा भी है, लेकिन यस सर जो पढ़ा रहे हैं ना उससे तो अच्छा ही है। तो वो दोनों स्टूडेंट क्या हो जाएंगे पता है, दोनों स्टूडेंट ये एनर्जी गेन करे, कौन सी, अरिजीत की एनर्जी गेन करके ऊपर की बेंच पर एक्साइट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जितनी वहां जाएगी उतना ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझ लेना, इन दोनों स्टूडेंट को मैं जो पढ़ रहा हूं उससे तो ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है कि दोनों को ये पर्टिकुलर सॉन्ग इक्वली पसंद हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। एक स्टूडेंट 3rd नंबर की बेंच पर एक्साइट हो रही है और एक स्टूडेंट 5th नंबर की बेंच पर एक्साइट हो रही है, सुनना ढंग से। तो क्या दोनों ने गेन की हुई एनर्जी सेम है? सेकंड से 3rd पर जाना और सेकंड से 5th पर जाना, दोनों के लिए करेज सेम चाहिए कि अलग अलग चाहिए? करेज माने एनर्जी अलग अलग चाहिए। तो दोनों की गेन्ड एनर्जी अगर डिफरेंट है तो वापस आएंगे तो रिलीज एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो रिलीज एनर्जी अगर डिफरेंट होगी तो उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ भी क्या होगी? अलग होगी। लेकिन ये दोनों वेवलेंथ की वेव एक सिंगल रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकलेगी और बाहर निकली कहां गई? प्रिज्म में। प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म का काम क्या है? वेवलेंथ को सेपरेट करना। और कोई निकल रहा है अंदर से? और कुछ भी निकल रहा है? सिर्फ 2 ही वेवलेंथ निकल रही है ना? हाँ ना बोलो तो समझ में आए। और कुछ भी निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। तो जब ये फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक होगी, सुनना ढंग से, तो 2 ही जगह पर लाइन बनेगी। बाकी जगह पर क्या होगा? बाकी जगह पर अंधेरा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई लाइट नहीं आ रही है। लाइट कौन क्रिएट कर रहा है? ये 2 वेवलेंथ ही या ये 2 वेव ही लाइट क्रिएट कर रहा है। बाकी जगह पर क्या है? अंधेरा है। अब पहले तो ये समझ लो कि दोनों अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि एक की वेवलेंथ x है और एक की वेवलेंथ क्या है? y है। तो x और y एक दूसरे से अलग हुए कि नहीं हुए?
एक्स और वाई एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए, तो प्रिज्म तो उसे अलग करेगा, तो एक्स यहां स्ट्राइक करेगा और वाई यहां, या तो एक्स यहां वाई यहां, तो एक्स की एक लाइन बनेगी जिसका कोई पर्टिकुलर कलर होगा डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, और वाई अलग जगह पर, अलग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अलग ही है। क्यों अलग है, क्योंकि एक थर्ड बेंच से एक फिफ्थ बेंच से रिटर्न आ रही है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दो लाइन बनेगी और दोनों लाइन के बीच में क्या होगा, डार्क स्पेस होगी। अब ये लाइन क्यों बनी बताओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने ऊपर से नीचे आते वक्त एमिट करी, तो एमिशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन हैज क्रिएटेड दिस स्पेक्ट्रम। टाइटल एमिशन स्पेक्ट्रम। बोलो समझ में आ गया सब लोगों को। अभी कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट डालते हैं, ठीक है ना, निधि वेट, ठीक है ना, मैं जितना रट के आया हूं उतने मैं बोल ही दूंगा, ठीक है ना। अब सुनना ढंग से। अब मान लो कि इस बेंच पर 3 स्टूडेंट्स हैं। क्या नाम है आपका? अपेक्षा, महक, सर महक पटेल, आपका नाम? रिद्धि भट्टार। ओके, अब नहीं थी फर्स्ट क्लास में? ओके, तो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पर क्या है, यस सर बोरिंग, पीछे क्या है, इंटरेस्टिंग। अब सुनना ढंग से, 2 स्टूडेंट है जो थर्ड बेंच से फोर्थ बेंच पर जाएगी, और 1 स्टूडेंट है जो थर्ड बेंच से फिफ्थ बेंच पर जाएगी। अब बताओ, अब वापस आएगी तो क्या होगा, 2 स्टूडेंट फोर्थ से थर्ड पर आएगी एंड 1 स्टूडेंट फिफ्थ से थर्ड पर आएगी। अब ये जो 2 स्टूडेंट्स फोर्थ से थर्ड पर आएगी ना, वो 2 वेव्स एमिट करेगी, एक रिद्धि का एक महक का, लेकिन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्थ से थर्ड पर आ रहे हैं। And the wavelength emitted by Apeksha coming from fifth to third will be different. So altogether, 3 waves have been emitted, creating what? One single beam. ये बीम कहाँ जाएगा? प्रिज्म में। प्रिज्म का काम क्या है? गुड, वेवलेंथ के हिसाब से वो सेपरेट करेगा, वो तीनों को सेपरेट कर देगा। बोलो 2 होगा ना? 2। हाँ, ये सही है। मैं वेट ही कर रहा था कि कौन अपोज करे। वो तीनों को सेपरेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 की वेवलेंथ तो सेम है। आई बात समझ में? इसकी एक्स है, इसकी एक्स है, उसकी वाई है, तो एक्स एक्स वाली थोड़ी सेपरेट होगी। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रिज्म सेपरेट किसे करेगा? वेवलेंथ डिफरेंट होगी, उसे सेपरेट करेगा। तो क्या होगा, यहां एक्स, फिर दूसरा एक्स, एक्स एक्स वाई, 3 हो गए, एक्स एक्स वाई। बोलो वेवलेंथ कितनी? वेव कितने? 3, लेकिन वेवलेंथ कितनी? 2। तो लाइन कितनी मिलेगी? 2। नहीं 3 नहीं मिलेगी, 2। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना कि एक्स एक्स वाई, आ रही है बात समझ में? जो लाइन एक्स से क्रिएट होगी ना, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अगर मैं यहां पर एक लाइन खींच लूं ब्लैक पेन से, खींची, दिख रही है? दिखनी चाहिए। उसके ऊपर मैं फिर से एक बार घिस देता हूं, तो क्या होगा पता है? वो ज्यादा डार्क हो जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? Means what? Number of electrons transmitting from same orbit to another orbit will create the same line, but if they are in more number, the intensity of the line created will be bright.
ये सारी चीजें बहुत ही माइक्रोस्कोपिक है। अगर ये आपको ढंग से समझ में नहीं आई ना, तो ये चैप्टर आपके लिए धूल बराबर है। दिस इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। अगर रटवाना है, पढ़ाना है, तो 5, 10, 15, 10 चैप्टर 10 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, तो यू विल स्ट्रगल एंटायर 2 years, आई टेल यू। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ कि यहां जो हमारे पास क्या है, स्क्रीन है या तो फोटोग्राफिक प्लेट है। वो फोटोग्राफिक प्लेट पर लाइन कौन क्रिएट कर रहा है? इस केस में 3 वेव्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा यहां पर कोई भी चीज टकरा रही है? नहीं टकरा रही है। इसका मतलब है कि अगर नहीं टकरा रही है, बिल्कुल 3 वेव्स भी नहीं टकरा रहे, तो वो कैसा दिखेगा? पूरा ब्लैक होगा, पूरा ब्लैक होगा। लेकिन वो 2 टकराए, 3 टकराए, जो 2 अलग अलग जगह पर टकराए, तो 2 लाइंस क्रिएट होगी। या दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ टकरा जाएगी? ऐसे नहीं, उनके बीच में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग है। तो क्या हुआ बताओ? एक लाइन फिर खत्म, फिर लाइन नथिंग लाइन, एंड इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रम। अब समझ में आया? वायोलेट फिर खत्म, फिर इंडिगो, फिर खत्म, तो खत्म। अब आपको एक्चुअल में फील आनी चाहिए कि कंटिन्यूअस और लाइन में फर्क क्या है। समझ रहे हो आप? जो स्टूडेंट्स आपके सीनियर है ना, उन लोगों को अगर आप पूछोगे ना कि यस सर के क्लास में करना क्या है, तो वो लोग आपको यही बताएंगे। वो जो कुछ भी करे या बोले ना, उसका मीनिंग होता है। अगर मैंने ये बोल दिया कि कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, तो अगर मैं ये सब बोलता हूं तो मैं वो प्रूव करके समझाऊंगा। कन्विंस एवरीवन? यस निधि। सर, इलेक्ट्रॉन आपने बोला एनर्जी बाहर से लेगा, तो फिर वो दूसरे ऑर्बिट या तो ऑर्बिटल में जाएगा। तो सर मतलब के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक चला जाएगा, तो फिर वो तो मतलब इनबैलेंस नहीं हो जाएगा। लेकिन वो वापस भी आएगा ना। लेकिन वापस आने तक क्या है? वापस आने तक वो एक्साइटेड स्टेट में रहता है। तो फिर मतलब पीछे के फिर देखो, पहले तो बात ये समझ लो कि के शेल में इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन है, एम में भी है। बाकी सबको शायद पता हो ना पता हो, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि एल, एम, एन, सो ऑन है। लेकिन ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो के वाला पहली तो बात जाएगा नहीं, के वाला नहीं जाएगा। जो सबसे दूर है वो लीस्ट अट्रैक्टेड है, वो ही जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। और ये यहाँ, हाँ बोलो। मतलब जैसे कि एल शेल में सारे मतलब लीस्ट है, मतलब सेल से फिर पीछे थोड़ी जाएगा। मैं समझा नहीं। मतलब एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। हाँ। और टोटल शायद हो 4, तो वो 4 फिर एक एनर्जी मिलेगी, तो फिर 4 में से कोई भी जा सकता है। जो लीस्ट अट्रैक्टेड है वो जाएगा। ऑर्बिट ही नहीं हो तो फिर किसने बोला कि ऑर्बिट नहीं है? ये तुम्हारी सोच है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं होता है बेटा। अरे सर, लेकिन के शेल में 2, फिर एल शेल में 4। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, राइट? ये तुम्हारी सोच है, ये गलत है। के बाद एल आ गया, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो 6 हो गए। ये हो गया कार्बन। इसके बाद इसका कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद ऑर्बिट नहीं होती है, ये तुम्हारी सोच है, ये गलत है। लेकिन ऑर्बिट तो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे नहीं गए थे। गॉट ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर देयर। हम के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर इतना लिखते हैं, लेकिन और बहुत सारी है। इतना क्लियर हो गया? और दूसरी बात के इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बेटा? के से नहीं जाएगा, अंदर से नहीं। इसकी तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। टेक इट इज, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन में बैठी है बेचारी, बिल्कुल हिल नहीं सकती। जाएगा कौन? जो लीस्ट अट्रैक्टेड है। आई बात समझ में? हाइड्रोजन में एक से तो एक जैसे
बोलो। हाइड्रोजन में एक क्षण है तो एक जैसे है। एक बात बीजी तुमने समझ पाई जाओ। एक बात समझ लेना, केमिस्ट्री है ना, उसकी पढ़ने की स्टाइल फिजिक्स से बिल्कुल अलग है। पहले ये समझ लेना कि ये जो रिमोट कंट्रोल है उसे मैं छोड़ दूंगा ना तो नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल। 4 बंदे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उठकर यहां आए, मुझे उठाए और नीचे छोड़ दे। अरे सर, हम तो कब से वेट कर रहे हैं, है क्या नहीं? चॉपस्टिक भी वर्चुअली ही मारने को मिले थे। तो क्या होगा बताओ? तो मैं तो यस सर हूं ना, तो ग्रेविटी मेरी रिस्पेक्ट करेगी। ऐसा नहीं होता। फिजिक्स में जो लॉज होते हैं ना, वो यूनिवर्सल होते हैं। वो एक बार एस्टैब्लिश होने के बाद सब पर यूनिफॉर्मली अप्लाइड होता है। केमिस्ट्री इज ऑलवेज स्टडीड इन अ रिवर्स मैनर, कि ये ऐसा हो चुका है, वो क्यों हुआ, उसे एस्टैब्लिश करो। अगर ये इफ यू डू द सेम थिंग विद हाइड्रोजन गैस, यू विल फाइंड लाइन्स इन स्पेक्ट्रम। नाउ यू एक्सप्लेन इट। Chemistry is always studied like this. Some phenomena happens, now you provide the explanation. अगर आप ये कहोगे कि ऐसा है and the atoms and molecules and ions should behave like this, then you are mistaken. आप गलती कर रहे, you are not studying the chemistry in a right way. तो आज से सभी स्टूडेंट्स दिमाग में बिठा दे, केमिस्ट्री क्या है? कुछ हो चुका है, वो क्यों हुआ है ना, वो अब हम एस्टैब्लिश करें। दैट इज केमिस्ट्री। अगर आपने ठीक से समझ लिया ना, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें दिमाग में घुसाकर एक्सेप्ट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट हो तो बताओ। दूसरी बात यह भी है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा ना तो हमेशा ऊपर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वापस तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद उसको रियलाइज तो होगा ही कि सावन भले आया है, लेकिन एग्जाम में वो नहीं आएगा, एग्जाम में यही आएगा। मीन्स व्हाट, बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा? खुशी, रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये जो बाहर से पैसे मिले हैं ना, ये उधार की जिंदगी है। ठीक है ना? एक बार इसकी आदत पड़ गई ना तो मेहनत करना हम छोड़ देंगे। तो ऐसे पैसों की हमें जरूरत नहीं है। क्लियर है? आ गई बात समझ में? यस सर, आपने जो इंटेंसिटी का बोला, जो तो उसमें मतलब बीच में कुछ फर्क नहीं होगा, बीच दोनों की सेम होगी। और ऐसा होता यह है कि बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, थोड़ी वो ब्राइट होती जाती है ना तो ब्लर दिखेगी। उसीलिए बीच हाँ। अब देखो, यहाँ पर मैं एक लाइन बनाऊँ, इसके ऊपर दूसरी तीसरी 1000 बार लिखूंगा तो उसकी विड्थ तो इधर उधर तो हो ही जाएगी, लाइक दैट। ठीक है ना? ओके, अब सब लोगों को क्लियर है? आ गई बात समझ में? अब एक और चीज मैं पढ़ाता हूँ। अब करना क्या है कि मेरे पास व्हाइट लाइट का सोर्स है, जो वो है, चेक करो, जो उसमें से निकल रही है लाइट, यहां गिर रही, बीच में कोई सब्सटेंस डाल दिया, बीच में कोई सब्सटेंस जाने के मैं डाल दिया। मैं क्या करूंगा पता है? उसमें से आने वाले सभी टाइप के रेडिएशंस में से मुझे जो बहुत प्यारे लगते हैं ऐसे रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लूंगा और बाकी को ट्रांसमिट कर दूंगा। यहां जो हो रहा है ना वो ये नहीं है, यहां जो हो रहा है वो शैडो इफेक्ट है। आई बात समझ में? मान लो कि मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, और आप लोग मेरी तरफ डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ चॉकलेट्स थ्रो कर रहे हैं। सपोज मान लो कि पर्क है, मंच है, किटकैट है, 5 स्टार है, डेयरी मिल्क सिल्क है, फरेरो रोशर है, आप मुझे मेरी तरफ फेंक रहे हैं। कंट्रोल।
अब मुझे कौन सी पसंद है, मान लो कि मुझे 5 स्टार बहुत पसंद है, तो 5 स्टार को मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्व कर लूंगा और बाकी सारी छोड़ दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, 5 स्टार ऑब्जर्व कर ली और बाकी सारी ट्रांसमिट होने, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा हूं, पास होने दे रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ट्रांसमिट कर रहा हूं। तो क्या होगा पता है, यहां पर एक पर्क की लाइन बनेगी। अगर मैं होता ही नहीं तो क्या होगा, पर्क होती, मंच होती, किटकैट होती, 5 स्टार होती, डेयरी मिल्क सिल्क होती एंड फरेरो रोशे होती। बीच में कौन आ गया, यस वाइल आ गए, ठीक है ना। तो यहां क्या है, पर्क, मंच, किटकैट, डेयरी मिल्क सिल्क, 5 स्टार। 5 स्टार होगी नहीं होगी, फरेरो रोशे होगी। बोलो यहां समझ में आया। तो यहां पर एक लाइन किसकी बनेगी, कुछ ब्राइट लाइन अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्क, पर्क की लाइन बनेगी, फिर मंच की लाइन बनेगी, किटकैट की लाइन बनेगी, डेयरी मिल्क सिल्क की लाइन बनेगी। 5 स्टार अगर यहाँ टकराती तो उसकी भी लाइन बनती, लेकिन 5 स्टार यहाँ टकराई नहीं, टकराई नहीं टकराई। तो यहाँ क्या होगा बताओ, जहां पर 5 स्टार टकरानी चाहिए वहां क्या होगा, डार्क स्पेस होगी। नीचे फिर से फरेरो रोशे की लाइन बनेगी। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो ब्लैक लाइन बन रही है ना, वो ऑब्जर्वेशन है। पहले क्या, वो दो ब्राइट लाइंस बनी थी ना, एक एक्स की एक वाई की, बाकी सारा अंधेरा था। तो जो ब्राइट लाइंस बन रही थी ना, वो ऑब्जर्वेशन था। यहां पर ये जो ब्राइट कलर्स मिल रहे हैं ना, किसके, पर्क, मंच, किटकैट, डेयरी मिल्क सिल्क, फरेरो, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन क्या है, जो नहीं दिख रहा वो ऑब्जर्व। क्यों, क्योंकि यस सर ने ये खा ली। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब्सॉर्ब हो गई वो लाइट, उसका ये स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम में ये जो आपको कलरफुल चीज दिख रही है ना, ये पूरी मान लो कि पूरा विबग्योर दिख रहा है, लेकिन उसमें से क्या है पता है, येलो कलर गायब है जो मैंने खा लिया। समझो, येलो कलर गायब है जो मैंने खा लिया। तो येलो कलर की जगह पर क्या मिलेगा रुद्र, डार्क स्पेस मिलेगी ना। सुनना ढंग से, वो ऑब्जर्वेशन है, वो आपका स्पेक्ट्रम है। अब क्लियर हुआ, ये क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलो, तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको बाईपास करते हुए अगर मैं आपको जो दिस इज व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म, व्हाट यू गेट इज, जरा फटाफट देख लेना क्योंकि एक कब गायब हो जाएगा मुझे ठीक है ना। चल, एनीथिंग प्रॉब्लम, ओके। सो दिस इज विबग्योर एंड अ कंटिन्यूअस वन, राइट। ये ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग हमेशा दोनों साइड पर आपको स्पेक्ट्रम देगी। प्रिज्म हमेशा एक साइड पर देगा, ग्रेटिंग दोनों साइड पर देगी। ये भी विबग्योर है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी ऑलमोस्ट सेम डायग्राम है। अब ये देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, सोडियम, मर्क्यूरी सबके स्पेक्ट्रम है। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या है पता है, ये ब्लैक रीजन है, उसमें ब्राइट कलर की लाइंस मिल रही है। अब अगर आपको कोई स्पेक्ट्रम दिखाकर भी पूछे ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा स्पेक्ट्रम होगा। ये एमिशन स्पेक्ट्रम है।
क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड क्या है? Black. ब्लैक है, और उस पर जो ब्राइट लाइंस दिख रही है वो हमारा ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? चलो, अब ये बहुत ही फैसिनेटिंग डायग्राम है। कैसे? व्हाइट लाइन प्रिज्म कंटिन्यूअस विद प्योर। ये हॉट गैस है, माने क्या? गैस को आपने बहुत एनर्जी दे दी तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, लंबे समय तक रुक नहीं पाए, तो एनर्जी एमिट करी, वो रेडिएशन प्रिज्म में से पास हुआ, सेपरेट हुए, और आपको यहां ब्राइट लाइंस मिली। कई बार समझ में? अब ध्यान से समझना, ये गैस को अब सोर्स, लाइट का सोर्स और प्रिज्म के बीच में रख दिया, तो क्या होगा पता है? वो लाइट के सोर्स में से वही फ्रीक्वेंसी की एनर्जी या तो वही वेवलेंथ की एनर्जी को खा जाएगा, तो पूरे स्पेक्ट्रम में आपको उसी जगह पर अंधेरा दिखेगा। चेक करो। अब आपको क्लिक होगा कि एक्चुअली ये डायग्राम बहुत अच्छी डायग्राम है। पहले क्या हुआ? गैस को हॉट किया, ऊपर गए, नीचे आए, और आपको ऑब्जर्वेशन मिला। और यहां पर क्या है? लाइट के सोर्स के और प्रिज्म के बीच में वो गैस रख दिया, तो गैस ने क्या किया? उसके रिक्वायर्ड की लाइट को खा गया, बाकी छोड़ दी। तो ये पूरा ऐसा मिला, लेकिन जितनी उसने खा ली ना, वहां अंधेरा होगा। तो ये कंटिन्यूअस, ये दोनों डिस्क्रीट या तो लाइन स्पेक्ट्रम, ये एमिशन, ये अब्जॉर्प्शन। सर मतलब एमिशन में तो रिलीज हो इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए एमिशन होता है। तो फिर वो कोल्ड गैस में मतलब वो सोर्स की एनर्जी कैसे यूज करें? जब तक उसको एनर्जी मिल रही है ना बेटा, वो एक्साइटेड ही रहेगा। इसको एनर्जी मिल रही है तो वो क्या करेगा? वो एक्साइटेड ही रहेगा, क्योंकि उसको मिलती ही जा रही है, तो एक्साइटेड रहेगा। और बाकी सारी क्या कर देगा? वो छोड़ देगा। तो जो छोड़ी हुई है वो ब्राइट कलर दिख रहे हैं यहाँ पर, और एक्साइटेड है अभी भी, तो क्या होगा? तो उतनी एनर्जी तो वो खा गया है, तो वहां पर अंधेरा होगा। ठीक है ना? जब ये एक्सपेरिमेंट आप बंद करोगे ना, जैसे ही बंद करोगे, ये सोर्स, उसको एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, वो यहां से नीचे गिरेगा। अब ये जैसे ही नीचे गिरेगा, क्या होगा? जो एनर्जी वो खा चुका है ना, वो एनर्जी वो फिर से रिलीज भी करेगा। तो ये जो डार्क स्पेस क्रिएट हुई ना, ये यहां फिर से वो लाइन बन जाएगी, लेकिन वो इतनी माइक्रोसेकंड में हो जाती है, वो आपको बहुत स्लो, तो आपको ये पूरा ऐसा बना हुआ दिखेगा, क्योंकि वो भी आ गई ना। जो खा गया था वो उसने ऊपर था, अब वो ऊपर तो रहेगा नहीं, वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो एमिट करेगा, तो एमिट करेगा तो ये लाइन भी दिखेगी फिर तो। ठीक है? मतलब हर बार एब्जॉर्प्शन के बाद एमिशन होगा ऑब्वियसली। हाँ मतलब और सिर्फ एमिशन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? सुनो ध्यान से। जो नीति ने पूछा कि कार्बन है यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन या 4 है, तो 2 वाले एमिशन कैसे करेंगे? वो तो सीधा न्यूक्लियस में है। तो 4 वाला 4 में बैठा है, सेकंड ऑर्बिट में, तो वो तो एमिशन करके सेकंड में आ ही नहीं सकता, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट में आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी फिल्ड है। आई बात समझ में? ओके, चलो हम इसमें अगर कोई
एक्चुअली इसमें वो वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो छोड़ दो। ओके, तो ये सारी चीजें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए या तो रेडिएशन के लिए जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, दैट वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, ठीक है ना। तो इन द ईयर ऑफ 1870, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट इसके जो पॉइंट्स है वो एक दो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन quiet please. किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं है। इसका कलर बदल देना। ब्लू कैरी एटलीस्ट 4 कलर्स।
वेव या तो रेडिएशन। ये मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली अपने एक्सपेरिमेंट्स से कंक्लूड किया हुआ ऑब्जर्वेशन है। ये एक्सपेरिमेंट अगर हम डिस्कस करने जाएंगे तो हमारा बहुत टाइम निकल जाएगा। As the wavelength increases, intensity of that radiation or the wave will decrease. ये बहुत ही important statement है, and that has created revolution in the scientific community altogether present at that time. तो इसको समझने के लिए एक हम छोटा सा एग्जाम्पल भी देंगे, आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। और ये जो सेंटेंस है वो आपको उस ग्राफ में दिख जाएगा कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो इंटेंसिटी ड्रॉप हो रही है। एंड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेव इज नथिंग बट व्हाट, उसकी एम्पलीट्यूड। तो जिस वेव के पास एम्पलीट्यूड छोटी है उसकी एनर्जी कम है, और जिस वेव के पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। मान लो कि आप दरिया किनारे बीच पर खड़े हैं, ठीक है, थोड़े बहुत अंदर भी गए हैं पानी में, तो आपको पता है कि वहां से बहती हुई लहरें आ रही है। अब जो लहरें आ रही है वो छोटी लहरें है, और छोटी लहरें है तो वो छोटी लहरें है, इसका मतलब है उसका एम्पलीट्यूड कम है। थोड़ा विजुअलाइज करो, आपके पास आती है फिर चली जाती है, हमारे पाँव अंदर है तो फिर हमारे लेग्स के साथ टकरा कर वापस जाती है, लेकिन वो छोटी लहरें है, इसका मतलब क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड कम है। यहाँ तक क्लियर है? तो वो आपको कितना नुकसान कर सकती है वो आपके दिमाग में एक एग्जांपल सेट कर लो, ठीक है ना। और अचानक से सुनामी आती है, अब उसका एम्पलीट्यूड सोचो थोड़ा, समझ रहे हो? उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, माने उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब ये छोटी लहरें और ये बड़ी सुनामी, इन दोनों में से ज्यादा नुकसान आपको कौन करेगा? आपको सुनामी। ये स्टेटमेंट आपने हाईलाइट करके ही लिखा है कि जिसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। Energy of radiation is directly related with what? Intensity, that is amplitude of the wave. जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा वो आपको ज्यादा नुकसान करेगी। क्यों? क्योंकि उसके खुद के पास बहुत एनर्जी। लेकिन जो छोटी छोटी लहरें हैं उसकी इंटेंसिटी कम है, एम्पलीट्यूड कम है, वो आपके साथ टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, टकराती रहेगी, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है? ये बात मैक्सवेल ने दुनिया को फर्स्ट टाइम समझाई, और उसने ये प्रूव कर दिया कि रेडिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेव। उसने प्रूव कर दिया कि रेडिएशन आर इन अ वेव नेचर। दुनिया बहुत कंफ्यूज थी कि रेडिएशन का बिहेवियर क्या हो सकता है। उसने प्रूव कर दिया कि रेडिएशन का बिहेवियर क्या होगा, वेव होगा, इन द फॉर्म ऑफ अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक, बोथ, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट एंड दे डोंट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल।
ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते गए। दुनिया रुकती तो है नहीं, आगे ही बढ़ती है, ठीक है ना। चलो, एक्सपेरिमेंट्स में एक बहुत ही फिनोमिनल एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके ऑब्जर्वेशंस ने दुनिया को थोड़ा अमेज करना चालू किया, और वो एक्सपेरिमेंट था हॉट बॉडी रेडिएशन। हॉट बॉडी रेडिएशन। आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल से आप बहुत आसानी से समझ पाओगे। मान लो कि आपके घर में एक वेसल है, मान लो कि आप चाय बना रहे हैं, तो आप स्टील के वेसल लेंगे, उसमें चाय बनाना चालू करें। माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं वैसे, ठीक है ना, कुकर में ना बनाए, ठीक है ना। स्टील के वेसल में आपने क्या किया, स्टील के वेसल में आप चाय बना रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वेसल है वो गर्म होगा, आप उसे टच नहीं करेंगे, उसके नजदीक आप हाथ ले जाए तो आपको फील होगा कि अंदर से हॉट वेव्स निकल रहे हैं। हैव यू एक्सपीरियंस दैट? एक्सपीरियंस दैट? गुड। अब इससे ऊपर के लेवल की बात करते हैं। आप लोअर स्टैंडर्ड में एक चीज पढ़कर आए हैं जिसे कहते हैं ब्लास्ट फर्नेस मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन। एम आई राइट? ब्लास्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन, हेमेटाइट में से आयरन का प्रोडक्शन होता है, ब्लास्ट फर्नेस मेथड से होता है। ये था या सिलेबस में से निकाल दिया था, मुझे पता नहीं, निकाल दिया। लेकिन ब्लास्ट फर्नेस मेथड इज अ वेरी टॉल फर्नेस, सम 60 to 70 फीट टॉल, जिसमें आयरन बनता है। आपने एटलीस्ट वीडियो में देखा होगा, टेलीविजन में कहीं कोई प्रोग्राम में देखा होगा, तो उसके ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, और जब वो बनता है ना तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और इतना हाई होता है कि बनते वक्त उसके जो ड्रॉप्स गिरते हैं वो रेड कलर के दिखते हैं। इसलिए कभी कभी आपने रिएक्शन में भी ऐसा लिखा पाया होगा कि इट्स अ रेड हॉट टेम्परेचर। तो ऐसा रेड हॉट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर आयरन को गर्म करते वक्त वो रेड हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रेड हॉट टेम्परेचर। तो आयरन को आप इनिशियली जब गर्म करोगे ना, इसका मतलब है कि आपको करना है, ठीक है ना, तो वो आपको वो गर्म होगा, ठीक है ना। और गर्म करो, और गर्म करो, माने और एनर्जी दो, और एनर्जी दो, और एनर्जी दो। धीरे धीरे क्या होगा पता है, धीरे धीरे एक टेम्परेचर आएगा जब वो रेड कलर की लाइट एमिट करना चालू कर देगा। कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना, लाइट के रिस्पेक्ट से 3 फिनोमिना एग्जिबिट करता है। मान लो कि सब्सटेंस है, इसके ऊपर मैं लाइट डाल रहा हूं, ये 3 चीजें करेगा। एक, अब्जॉर्प्शन, दूसरा रिफ्लेक्शन, एंड तीसरा ट्रांसमिशन। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो लाइट को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करते, ट्रांसमिट भी नहीं करते, उससे ब्लैक बॉडी सब्सटेंस कहते हैं। उसके अंदर एक बार लाइट गई तो फिर बाहर नहीं आएगी, तो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी इफेक्ट, ब्लैक बॉडी सब्सटेंस। क्लियर है? अब ये जो आयरन का रॉड है ना, ये आयरन का जो रॉड है, ये आयरन के रॉड को आपने क्या किया, लाइट थर्मल एनर्जी देनी चालू कर दी। एक टेम्परेचर आया तो उसने क्या किया पता है, रेड लाइट को एमिट करना चालू कर दिया। यहां से नहीं, हर जगह से फिर निकलती है। ऐसा नहीं कि जैसे ने एरो लगाया तो यहां से निकली। क्लियर है? अब उसे गर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, माने क्या, आप गर्म करते, इसका मतलब है यू आर सप्लाइंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। ऐसा नहीं कि वो कांस्टेंट हो गई, आप देते जा रहे हो, इसका मतलब है कि एनर्जी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो क्या होता है पता है, उसके बाद वो ऑरेंज कलर एमिट करना चालू कर देता है। अभी भी प्रोसेस चालू है, गर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो, निकलने वाली लाइट येलो हो जाती है, और बहुत लंबे समय तक देने के बाद वो ब्लू हो जाती है। तो पहले रेड हुई, फिर ऑरेंज हुई, फिर येलो हुई, फिर ब्लू हुई। अब बात समझना ध्यान से कि ये जो रेड लाइट का एमिशन हमें दिख रहा है ना, रेड लाइट हमें जो दिख रही है, वो
सिर्फ रेड नहीं होती है, वो रेड के साथ और भी कलर होते हैं। सुनना ढंग से, रेड के साथ और भी कलर होते हैं, लेकिन इन सबका कलेक्टिव कलर हमें कौन सा दिखता है? रेड। अब देखो, दूर देखो, दूर 1000 छोटे छोटे स्टूडेंट्स हैं, माने फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड वाले, ठीक है ना? उसमें 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने रेड यूनिफॉर्म पहना है। उसके अंदर अंदर ही 5-7-10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू पहना है, 3-4 ऐसे हैं जिसने येलो पहना है, 10-15 ऐसे हैं जिसने ग्रीन पहना है, 15-20 ऐसे हैं जिसने ऑरेंज पहना है। ऐसे मिलाकर क्या है? 200, 100 है। बाकी 900 कैसे है? रेड है। ये जो 100 अलग अलग कलर के हैं ना, वो ऐसा नहीं कि एक साइड बिठा दिए, नहीं, वो भी अंदर अंदर ही है। अब देखो उसे, देखा? वो पूरा जो ग्रुप है ना, वो आपको रेड ही दिखेगा। एक्सप्लेनेशन आया समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें से रेड निकल रही है ना, तो रेड नहीं निकल रही है, जो दिख रही है वो क्या है? वो रेड है। माने क्या? मैक्सिमम इंटेंसिटी में जो निकल रही है वो हमें दिख रही है, वो कौन सी है? वो रेड है। बाकी जो दिख रही है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारे लिए विजिबिलिटी में आए उतनी इंटेंस नहीं है। अब क्या हुआ? दूसरे का मतलब क्या हुआ? अब अगर आप गर्म करोगे तो क्या होगा? एक दूसरा 1000 ग्रुप का स्टूडेंट है, सॉरी 1000 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें क्या है? 900 ऐसे हैं जिन्होंने ऑरेंज यूनिफॉर्म पहना है, और 10-15 ऐसे हैं जिन्होंने क्या पहना है? येलो पहना है, ग्रीन पहना है, ब्लू पहना है, इंडिगो पहना है, वायलेट पहना है। वो ग्रुप आपको कैसा दिखेगा? वो ऑरेंज दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकली जब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के साथ एसोसिएट किया गया, इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के साथ एसोसिएट किया गया, तो यह पता चला कि जिसकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, ऐसी वेव्स की इंटेंसिटी भी बहुत ही कम है, ना के बराबर है। धीरे धीरे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, उस हिसाब से इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, उसके बाद वेवलेंथ अगर बढ़े तो फिर से इंटेंसिटी ड्रॉप होती जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रैक्टिकली यहां इंटेंसिटी और यहां क्या है? यहां है वेवलेंथ। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिला कि इनिशियली वेवलेंथ बहुत कम, वेवलेंथ वालों की इंटेंसिटी भी क्या है? बहुत कम है। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है, इंटेंसिटी भी बढ़ती है। इट रीचेस टू दिस मैक्सिमम। ये क्या है पता है? ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये क्या है पता है? इसका लैम्बडा जो होगा ना, वो रेड होगा। ये रेड होगा, जो हमें रेड दिख रहा है। फिर क्या होगा? फिर उससे ज्यादा लैम्बडा वाले, उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अब ध्यान से सुनना, अब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा, ठीक है? विबग्योर, तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ रही है ना, वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये तो रेड से ऑरेंज की तरफ गया, तो ये ग्राफ अंदर आएगा। बताओ क्यों? क्योंकि यहां अगर रेड की वेवलेंथ है तो ऑरेंज की वेवलेंथ तो उससे अंदर होगी। हाँ ना, कुछ बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? वायोलेट से रेड तरफ जाओगे तो क्या होगा? वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा पता है? एक नया ग्राफ मिलेगा जो ऐसा होगा। बताओ
और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी और ये येलो कलर है तो ये हो, सॉरी ऑरेंज है तो ये ऑरेंज बनेगा। बताओ क्लियर हो रहा है सब लोगों को? आई बात समझ में? अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको सिर्फ बता दूंगा, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं समझाऊं। उसके दो रीजन है, एक कि मुझे आता ही नहीं और दूसरा ये है कि हम बहुत ही कुछ डिफरेंट ट्रैक पर चले जाएंगे जिसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। कैसे? ध्यान से देखो, ये किसका ग्राफ है? इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ है। वो हर बार क्या, अभी मैं तीसरा येलो का बनाऊंगा तो ये और अंदर आएगा, बोला आएगा ऐसे। कन्विंस? ठीक है ना? इसका मतलब है कि वो मिनिमम वेवलेंथ से चालू होता है और मिनिमम इंटेंसिटी से चालू होता है। मिनिमम वेवलेंथ मिनिमम इंटेंसिटी से चालू होता है, वेवलेंथ बढ़ती है बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इंटेंसिटी हाईएस्ट होती है, फिर वेवलेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी घटती है। एम आई राइट और एम आई राइट? क्लियर? जबकि मैक्सवेल ने ये कहा था कि वेवलेंथ बढ़ने पर इंटेंसिटी सिर्फ घटती है। ये क्या है? ये मैक्सवेल है, जबकि ये एक्सपेरिमेंटल है। तो यहां तक तो बंदा, यहां से ऊपर तो बंदा सही जा रहा है, लेकिन ये रीजन में मैक्सवेल पर गोली चल सकती है। बताओ अब ऐसा क्यों? और इसका एक्सप्लेनेशन दो रीजन मैंने बताया। एक मेजर मुझे ही नहीं आता है और दूसरा हम उस पाथ पर जाएंगे तो कहीं और भटक जाएंगे। ठीक है? लेकिन इतना कन्विंस हो गए आप लोग कि मैक्सवेल ने जो बताया उसमें गड़बड़ है कि नहीं है? ठीक है ना? अब दूसरी बात जिस पर एक्चुअली हमें जाना है, और वो क्या है पता है? कि अगर मैक्सवेल ने क्या बताया था, जो एमिशन हो रहा है, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो किस फॉर्म में हो रहा है? EMR के फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हो रहा है, माने वेव फॉर्म में हो रहा है। और समझ लेना कि वेव एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है। ये खतरनाक, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान रखना कि वेव एक कंटिन्यूअस फिनोमिना है। अगर कोई मेरे ऊपर वेव छोड़ दे तो मैं पहली एक साइकिल लूंगा, फिर मैं दो नहीं लूंगा, फिर मैं चौथी साइकिल लूंगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर मेरे ऊपर आ रही है तो जब तक आ रही है वो पूरी आती ही जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात ये समझ लेना कि इसका मतलब है कि वो कंटिन्यूअस आ रही है और अचानक से मैं मेरा दरवाजा बंद कर दूं के बाद अब मुझे नहीं चाहिए, वो तो आ रही है लेकिन मैं यहां से दरवाजा बंद कर दूं अचानक से, तब तक क्या हो सकता है बताओ? एक वेवलेंथ जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी, चौथी जाएगी, पांचवी जाएगी, दरवाजा बंद। तो हो सकता है कि वो 5 पर बंद हो जाए, हो सकता है कि वो 5.1 पर भी बंद हो सकता है। ये समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि वो 5 पर ही क्लोज हो, वो 5.1, 5.2, 4.9 पर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। अगर वो डिस्क्रीट है तो क्या होगा? एक पूरा आ जाए फिर ही दरवाजा बंद होगा। अच्छा, हाँ। जैसे कि समय कंटिन्यूअस है। 1 सेकंड खत्म हुई, अब दूसरी चालू होगी। ऐसा ही होगा ना?
ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस, अगर समय आप समझ सकते हो तो वेव समझ गए होंगे आप। सही बोला कि मैंने? समय अगर आप समझ सकते हो तो वेव समझ गए होंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड एक हो भी सकती है, लेकिन वो 1.1 या तो 0.9 भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअस फिनोमिना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एमिशन हो रहा है वेव का, अब्जॉर्प्शन हो रहा है वेव का, वो इंटीजर पॉसिबल है, फ्रैक्शनल पॉसिबल है, इंटीजर भी पॉसिबल है, फ्रैक्शनल भी पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक? बढ़ेंगे आगे। अब यहां पर एक पॉइंट आता है कि अगर हम ये आयरन रॉड को एनर्जी दे रहे हैं, आयरन रॉड को अगर हम एनर्जी दे रहे हैं, तो ये एनर्जी हम फिक्स एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है? तो उसमें से निकलने वाले जो रेडिएशन है, वो रेडिएशन के कलर क्यों बदल रहे हैं? एनर्जी को अगर सिर्फ इंटेंसिटी से लेना देना होता तो निकलने वाले कलर की कलर सेम रहना चाहिए था, ब्राइटनेस ऊपर नीचे होनी चाहिए थी ना। ये कंसेप्ट समझ रहे हो? इंटेंसिटी माने क्या? ब्राइटनेस। अगर मैं लोहे को, आयरन रॉड को ज्यादा गर्म करता जाऊं तो ज्यादा एनर्जी दे रहा हूं, तो अंदर से निकलने वाला कोई भी एक कलर ज्यादा ब्राइट होता जाना चाहिए। वो कलर बदल के लिखा है आपने स्टेटमेंट, ये वाला, कि एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ व्हाट? इंटेंसिटी। तो एनर्जी आप बढ़ा रहे हैं तो ब्राइटनेस बढ़नी चाहिए, राइट? ठीक है? यहां ब्राइटनेस चेंज नहीं हो रही है, यहां कलर चेंज हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी या तो वेवलेंथ से लेना देना है। यस, तो पहला मतलब स्टेटमेंट खोटा। लेट मी कंप्लीट। કેમ કે मुझे ગોખી ના આવડે તો હું બોલી શકું। આમાં તો ભૂલ છે, પૂરું થઈ ગયું। ચેક કર લે, બે સેન્ટેન્સ, બીજું સેન્ટેન્સ, આમાં તો ભૂલ છે, આવી ગઈ વાત। ક્લિયર છે? હવે આની પર વાત કરીએ। Now whatever I have said has experimentally been observed by one of the greatest scientists and considered to be the pioneer of quantum mechanics, that is Max Planck. मैक्स प्लैंक ने सबसे पहले ये हॉट बॉडी रेडिएशन को एनालाइज करते हुए बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि एनर्जी और इंटेंसिटी का अगर कुछ रिलेशनशिप होता तो एनर्जी चेंज होती जाए, बढ़ती जाए, गर्म करते जाओ तो ज्यादा ब्राइट होना चाहिए, लेकिन यही ऐसा नहीं होता है, कलर चेंज होते रहते हैं।